ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है उन डेवलपर्स के हवाले कर देते हैं और अगले 7 8 10 साल तक इंतजार करते रहते हैं इसी बात का कि वो फ्लैट जो उन्होंने बुक कराया, विला जो उन्होंने बुक कराया, वो उनके हैंड ओवर होगा और वो उसमें जाकर रहेंगे। तो 3 4 5 साल बाद जो प्राइसेस अप्रिशिएट कर जाती है इन इलाकों की, वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो तो नॉर्मल एक जो है ना प्रोसेस है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ख्वाब है। तो कल को वही मकान जो आपको 80 90 लाख रुपए का आज पड़ा है या करोड़ रुपए का आज पड़ा है, ठीक है, वो 2 करोड़ का बिकेगा, 2.5 करोड़ का बिकेगा, हो सकता है 3 करोड़ का भी बिक जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ पर ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनके पास रहने को अपना मकान भी नहीं है, वो मजबूरन रेंट के मकानों पर रहने पर मजबूर है। बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जिनके पास अपने मकान के अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने रेंटल खाने के लिए या फिर अच्छा कैपिटल गेन लेने के लिए खरीद रखी हैं। अगर आप भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपके पास अपना मकान तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा आप जो है ना ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदते हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं जिनसे आप अच्छा रेंटल ले सकें या फिर उनको बाद में बेच के अच्छा कैपिटल गेन हासिल कर सकें। उसके अलावा दूसरे वो लोग जो किसी एक इलाके में रहने के ख्वाहिशमंद होते हैं, अच्छी खासी अमाउंट होने के बावजूद भी चूँकि उस इलाके की घर की कीमत अदा करने के उनके यहाँ पैसे नहीं होते, तो वो मजबूरन तो वो उस इलाके में किसी पोर्शन को खरीद लेते हैं या फिर किसी फ्लैट को खरीद लेते हैं। और तीसरे वो लोग जिनके पास 30 40 लाख रुपए की अमाउंट मौजूद है, वो महीना इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं 1.5 2 लाख रुपए, लेकिन चूँकि ये इतनी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि जिसमें वो कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकें, और उनकी ख्वाहिश भी ऐसी होती है कि वो प्रॉपर्टी कोई अच्छी जो है लुक्रेटिव प्रॉपर्टी बाय करें, इसीलिए फिर वो मजबूरन डेवलपर्स का रुख करते हैं, नए बुकिंग के प्रोजेक्ट्स का रुख करते हैं और अपने पैसे ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है उन डेवलपर्स के हवाले कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अगले 3 4 साल में इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो पैसे पे करेंगे और वो डेवलपर उनको 3 4 साल में वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देगा। इस ख्वाहिश के साथ वो पैसे हैंड ओवर करते हैं डेवलपर को और अगले 7 8 10 साल तक इंतज़ार करते रहते हैं इसी बात का कि वो फ्लैट जो उन्होंने बुक कराया, विला जो उन्होंने बुक कराया, वो उनके हैंड ओवर होगा और वो उसमें जाकर रहेंगे। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैं आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखना चाहूँगा जिसके अंदर आप आम प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा रेंटल ले सकते हैं, कहीं ज़्यादा कैपिटल गेन लग सकते हैं। आप जो है उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद जो आपकी ख्वाहिश है कि मैंने इसी इलाके में रहना है, वो भी पूरी कर सकते हैं और आप डेवलपर्स के चुंगल से भी निकल सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, आइए ज़रा तफसील से जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन लोगों को जिनके पास अपना मकान मौजूद है और वो उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं रेंटल खाने के लिए और कैपिटल गेन हासिल करने के लिए। दोस्तों, नॉर्मली जब भी कोई बंदा अपना मकान ख़रीदने की तरफ जाता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसकी नज़र में होती है वो होती है इलाका, नेबरहुड लोकेलिटी, कि वो किस इलाके में रहना चाहता है। उसके पीछे कई सारी वजूहत हो सकती हैं। आपकी जो है ना वालिदैन वहाँ रहते हैं, आपने बचपन से ज़िंदगी उसी इलाके में गुजारी है, वहाँ पर जो है ना आपके बच्चों का स्कूल है, आपका घर जो है उस इलाके से करीब है, या फिर कोई इलाका आपको रहने के हिसाब से पसंद है, कोई भी वजह हो सकती है। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर खरीदते वक्त हमेशा सबसे ज़रूरी चीज़ इलाका ही काउंट किया जाता है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी लेने के लिए जिससे आपने रेंटल खाना हो या जिससे आपने कैपिटल गेन लेना हो, उस पर यह रूल लागू नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हुए आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको सबसे ज़्यादा रेंटल दे सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी आपको सबसे ज़्यादा कैपिटल गेन ले सकती है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी का इंतखाब करना चाहिए, ना कि आप अपने इलाके में, जिस इलाके में आपका घर है, वहीं पर जो है ना अगर कोई और मकान भी बिक रहा है तो आप उसको खरीद कर जो है ना उसको रेंट पर दे दें। ये बिल्कुल भी अच्छा जो है ना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होगा आपके लिए। आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, मैं मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप कराची के रहायशी हैं तो पॉश इलाकों को तो हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, PCHS, DHA, क्लिफ्टन वगैरह, वो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। अगर आप जो है नाज़िमाबाद में रहते हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, पीरिया में रहते हैं, गुलशन में या जौहर में रहते हैं या उनसे मुल्का जो इलाके हैं उनमें रहते हैं, तो वहाँ पर कम अज़ कम भी जो सबसे छोटी कैटेगरी है वो 120 गज़ की है। 120 गज़ का मकान वहाँ कम से कम 2.5 करोड़ रुपये से लेकर 3.5 4 करोड़ रुपये, 4.5 करोड़ रुपये तक भी मिलता है। अगर आप ऐसे किसी घर में रहते हैं 120 या 240 गज़ के और आप अपने ही इलाके में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने बैठेंगे तो आपको कम से कम 2.5 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और उसी के साथ अगर आप कोई दुकान भी लेते हैं, चलती हुई दुकान, तो वो ऑलरेडी आपको बहुत महंगी कीमत में मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी चल रही होगी, किसी आबाद इलाके में होगी, क्योंकि ये सारे इलाके तो ऑलरेडी आबाद हो चुके हैं। तो आप एक महंगी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेट सपोज अगर आपने मकान पे की है। हम 4 करोड़ 4.5 करोड़ वाले पे नहीं जाते, हम 3 करोड़ वाले एवरेज मकान पर जाते हैं जो कि ग्राउंड+1 बना हुआ है। तो उससे जो आपको रेंटल इनकम आएगी तकरीबन 35,000 36,000 रुपये जो है ना सिंगल फ्लोर का जो है रेंट चल रहा है सब एक पोर्शन का, गुलशन में, जौहर में, नाज़िमाबाद वगैरह में।
120 गज का। तो ग्राउंड प्लस वन का अगर आपने मकान खरीदा है तो वो 70-72 हज़ार रुपये, 75 हज़ार रुपये आपको रेंटल देगा। उसके बनस्बत अगर आप इसको जो है ना 3-4-5 साल बाद रखने के बाद आप इसको बेचने खड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना कैपिटल गेन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घर और पुराने से पुराना हो चुका होगा। जबकि जो मेच्योर इलाके हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड इलाके हैं, उनकी प्राइसेस ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुकी होती हैं, इसीलिए वो मेच्योर इलाके कहलाते हैं। उनमें कैपिटल गेन जो है वो एनुअली 7% to 12% आता है मैक्सिमम। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं। उसके बनस्बत दोस्तों 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं हर शहर में तकरीबन। एक वो जो बिल्कुल मेच्योर इलाके हैं, जो ऑलरेडी पूरी तरह डेवलप्ड हैं, आबाद हैं, तमाम सहूलियात से आरास्ता है। उसके अलावा दूसरे वो जो बिल्कुल नो मैंस लैंड है, जो बिल्कुल अभी जो है ना रॉ कंडीशन में पड़े हैं, वहाँ पर जो है ना एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद है या बिल्कुल वीराना मौजूद है, और अभी जो है ना बिल्कुल नई बुकिंग वहाँ शुरू हुई है। तीसरे वो इलाके होते हैं जो आज से 8-10 साल पहले, 5 साल से लेकर 10 साल पहले जो है ना लॉन्च हुए भी होते हैं, और अब वो डिलीवर हो चुके हैं, वो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आबादी पूरी तरह वहाँ नहीं आई। 5-10-15% आबादी वहाँ पर आई है, और अभी आबादी ने वहाँ मूव करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो इलाके हैं ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट के इलाके होते हैं अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। उसकी मिसाल है छोटी सी कि आप अगर स्कीम 33 को देखते हैं तो स्कीम 33 के अंदर आप 2016 में टीचर सोसाइटी, स्कीम 33 की बड़ी मशहूर सोसाइटी है, 2016 में 240 गज का प्लॉट 40 लाख रुपए का था। वो 2020 आते आते वही 40 गज का प्लॉट तकरीबन 3 करोड़ पे पहुंच गया। इसी तरीके से अगर लाहौर की बात करते हैं, रायवेंट रोड के ऊपर जो है ना आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपए मरला, 4 लाख रुपए मरला पे सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही थी। आज वहाँ पे 10-11 लाख रुपए मरला पे भी कोई चीज़ नहीं मिलती, वो इतना महंगा हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप जल्लो पार्क वाली साइड पे बात करते हैं, बाटापुर वाली साइड पे, तो वहाँ पर भी आज से 5-6 साल पहले 3 लाख 4 लाख रुपए मरला था। आज इस वक्त तकरीबन 11-12 लाख रुपए मरला वहाँ का रेट है। इस्लामाबाद तो आपके सामने ही है। आज से 5-6 साल पहले जिस एयरपोर्ट वाला जो रोड है उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बयाबान था, और आज जो है वहाँ पर सोसाइटीज़ कम से कम 10-12 लाख रुपए मरले से जो है ना ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलता है। तो जिस ये इलाके जो थोड़े से शहर से दूर होते हैं, जो कि अभी डेवलपमेंट हो भी चुकी होती है लेकिन अभी आबादी वहाँ जानी होती है, आहिस्ता आहिस्ता जा रही होती है, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। अगर आप 3 करोड़ का मकान ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एफबी एरिया में, नॉर्थ नाजमुआत में, शादमान वाले इलाके में, या फिर गुलशन में किसी जगह पे अगर आपको मिल जाता है, या जौहर के कुछ इलाकों में, अगर आप 3 करोड़ का मकान लेते हैं ग्राउंड प्लस वन का और उसको आप रेंट पे दे देते हैं, आपको 70,000 रुपये महीना तकरीबन जो है ना उसका रेंटल आएगा। उसके बनस्बत आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्कीम 33 की, वो सोसाइटीज़ जो 40-45-50 लाख रुपए में जिनमें प्लॉट आज मौजूद है, जो कि लीज्ड है, 100% लीगल हो गई, जो कि डेवलप्ड है, जिनमें यूटिलिटीज़ मौजूद है, और आबादी सिर्फ 5-10% है। मिसाल के तौर पे सादी गार्डन उसमें फॉल करती है, 55 लाख रुपए का सादी गार्डन में 52 से 55 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाएगा। उसके बराबर में गुलशन उस्मान है, वहाँ 55 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा। वहाँ पर तो गैस ही मौजूद है, 40% आबादी भी तकरीबन मौजूद है। उसके अलावा एजी सिंध हो गई, कुरैशी सोसाइटी हो गई, उसके अलावा कराची राजपूत हो गई, और बहुत सारी सोसाइटीज़ स्कीम 33 की जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। वहाँ पर अगर आप एक प्लॉट लेके 40-45 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का प्लॉट लेके आप ऐसा घर कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि ए कैटेगरी में फॉल नहीं करता, बल्कि बी कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, क्योंकि आपने उस घर में शिफ्ट नहीं होना। आप उसका ग्रे स्ट्रक्चर तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिनिशिंग में तकरीबन 40 से 45% जो है ना, जो पैसे लगते हैं वो फिनिशिंग पे लगते हैं। उस फिनिशिंग में आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। नॉर्मली जो सेंटर एरिया के जो रिहायशी हैं उनका गुमान ये होता है कि जो ए कैटेगरी के रेट जो उन्होंने सुन रखे होते हैं, मिसाल के तौर पे आजकल तकरीबन ए कैटेगरी के रेट 4,700 रुपये से लेकर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रही है। तो उन्हें लगता है कि शायद इससे कम मुमकिन नहीं है, या इससे कम में क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोरंगी में घर बनते हैं या फिर महमूदाबाद में घर बनते हैं, अख्तर कॉलोनी में घर बनते हैं, वो भी 40-40 साल, 45-45 साल खड़े रहते हैं और चलते हैं। वो बी कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनका रेट है सब 3500-3600 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का। मतलब अगर आप वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का घर बनाते हैं तो मुश्किल आपको जो है ना 35 से 40 लाख रुपए कॉस्ट करता है। और अगर आपके पास अमाउंट नहीं है ज़्यादा, आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कि आपके पास 70-75-80 लाख रुपए पड़े हैं और आप मजबूर हैं पोर्शन खरीदने में या फ्लैट खरीदने में, तो मेरे दोस्तों आप पोर्शन जो कि इलीगल है, जिसकी कुछ पता नहीं है कल को कब कौन सा जो है ना मिनिस्टर, कोई जो है ना एसबीसी का डायरेक्टर ऐसा आ जाए जो तोड़ दे आपका पोर्शन, उसमें जाने के बजाय या किसी ऐसे अपार्टमेंट को खरीदने के बजाय जिसमें के अंदर जो है ना सहूलियात है ही नहीं, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर रही है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी से पुरानी होती जा रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप अपने दिल को समझाएं और आप ऐसे जगह पर प्लॉट खरीद के उसमें मकान बनाएं। आप उसमें मूव ना हो,
आप उसको रेंट पे दें और उस रेंटल से आप उसी इलाके में रहें जहाँ पर आप पहले से रह रहे हैं। लेकिन कम से कम अपना मुस्तकबिल सिक्योर करें। आप वो मकान जो आप बनाएंगे वहाँ पर, वो आपके लिए कल को भी फ़ायदा देगा। कल को आपकी फैमिली बढ़ेगी, वो इलाका आबाद हो जाएगा, तो हो सकता है आपका दिल कर जाए वहाँ मूव करने को। नहीं तो एटलीस्ट वो आपको इतना कैपिटल गेन दे देगा कि आप उसको बेच के शहर के अंदर कोई मुनासिब चीज़ खरीद सकें, अच्छी चीज़ खरीद सकें अगले 3-4 सालों में ही। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, अगर आप इस मकान को ग्राउंड फ्लोर को बनाते हैं खाली, तो तकरीबन 35-40 लाख रुपए आपको कॉस्ट करता है, जिसके अंदर आप पैसे फिर भी बचा सकते हैं। और भी पैसे बचाने के तरीके हैं। आप फिनिशिंग प्रोडक्ट्स पे जो है ना पैसे बचा सकते हैं। अगर फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में कैसे पैसे बचाने में इस तफसीलात में चला जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके साथ अगर आपके यहाँ पैसे हैं तो आप उसका फर्स्ट फ्लोर भी डाल दें, सेकंड फ्लोर भी डाल दें। और अगर आपके यहाँ पैसे नहीं है तो आप एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर बनाते हुए जो ग्राउंड फ्लोर की जो बीम है, जो पिलर हैं, वो फर्स्ट फ्लोर तक पूरे ले जाएं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप उसके ऊपर जो है ना छत ना डालें। अगर आपके यहाँ पैसे नहीं है, एटलीस्ट आप उसके ऊपर कल को भी 2-4 महीनों बाद, 6 महीनों बाद भी आपके यहाँ पैसे आते हैं तो वो पिलर आपके खड़े होंगे। आप उसके ऊपर टाइल बीम की छत डाल के एटलीस्ट वक्ती तौर पे उसको रेंट के काबिल बना सकते हैं। कल को किसी वक्त भी जब आपके यहाँ पैसे आते हैं कि आरसीसी आप छत डाल सकते हैं, आप आधी कॉस्ट पे जो है ना आरसीसी की छत डल जाएगी, क्योंकि आपके पिलर्स ऑलरेडी ऊपर मौजूद होंगे। पहली चीज़ तो ये। कल आज उसके अंदर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई अच्छी जो है ना फिनिशिंग मटेरियल डालने की, क्योंकि आज आपने उसको रेंट पे देना है। उसकी जो है ना मेंटेनेंस तो वैसे निकलनी है 2-3 साल। अगर वो किराएदारों के हाथ में रहा तो ऑब्वियसली ख़राब तो होगा। तो 3-4-5 साल के बाद अगर आप उसको बेचने का फैसला करते हैं, तो जो पैसे आज आपने उसमें बचाएं उसकी फिनिशिंग में, कल दोबारा आप लगा सकते हैं। उसको दोबारा से रेनोवेट करके बिल्कुल नई हालत में लाकर उसको अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। ये दोनों फ़ायदे आपको हासिल हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये अगर मैं 80-90 लाख रुपए में ये घर बनाने में कामयाब हो गया हूँ, या 1 करोड़ रुपए में मैं ये घर ग्राउंड प्लस वन का बनाने में कामयाब हो गया हूँ, तो मुझे इसका फ़ायदा क्या? मैं 3 करोड़ में वहाँ पर जो बना रहा था, क्या कहते हैं, एरिया में नॉर्थ होगा, तो वो सही नहीं था मेरे लिए, मैं खरीद रहा था। वहाँ पर मुझे 70,000 रुपये रेंट आ रहा था। यहाँ मुझे शायद ग्राउंड फ्लोर का 20,000 रुपये रेंट आएगा और फर्स्ट फ्लोर का 18,000 रुपये रेंट आएगा, तो 38,000 रुपये रेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें, वहाँ 3 करोड़ रुपये में जो आप एक मकान बना रहे थे, यहाँ आप 3 करोड़ में 3 मकान बना सकते हैं। आप 3 मकान बनाते हैं तो वही 38,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो तकरीबन कोई 1,12,000 14,000 रुपये जो है ना आपका रेंटल आ जाएगा। यहाँ पे फिर एक सवाल किया जा सकता है कि मैं 30-40 हज़ार रुपये रेंट जो है ना बढ़ाने के लिए अपना, मैं क्यों इतनी जो है ना परेशानियाँ झेल लूँ? तो दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो जो 3 करोड़ रुपए का मकान मैंने ख़रीदा है, या वो जो पोर्शन मैंने ख़रीदा है, या फिर जो है वो फ्लैट जो मैंने ख़रीदा है, वो कल को जो है मगर 4-5 साल बाद में बेचने में खड़ा होता हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा 30 से 40% जो है ना अप्रिसिएशन दे देगा। बहुत मैक्सिमम ये मैं बता रहा हूँ आपको, 30 से 40% जो है ना अप्रिसिएशन आ जाएगा। वो पोर्शन जो मैं 80-90 लाख रुपए का आज खरीद रहा हूँ, मुश्किल 1 करोड़ 30 लाख रुपए का शायद बिक जाए। शायद वो फ्लैट जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, वो शायद अगर 80-90 लाख का मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ, तो वो शायद 20-30 का बिक जाए। 3 करोड़ रुपए का जो मकान मैं खरीद रहा हूँ, शायद 4 करोड़ का बिक जाए। लेकिन जो प्रोडक्ट आपने अभी बनाई है, जो स्कीम 33 के अंदर, या फिर जो है, लेकिन लाहौर में जो है काला शकाकू या और किसी सबब के इलाके में, या इस्लामाबाद में किसी ऐसे इलाके में, तो वहाँ पर जो है जो कि लीज भी है, डिलीवर्ड भी है, थोड़ा बहुत आबाद भी है, वो ऑब्वियसली अगले 3-4 सालों में आबाद होगा। तो उसकी प्राइसेस, जो इन इलाकों की जो प्राइसेस अप्रिशिएट करती हैं, वो तकरीबन 25 से 40% एनुअली अप्रिशिएट करती हैं। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत मिनिमम साइड पे भी कि आपको एटलीस्ट डबल का प्रॉफिट तो मिनिमम होगा। मैंने मिसाल से समझा दिया आपको कि स्कीम 33 में 40 लाख का प्लॉट 3.5 करोड़ में पहुंच गया था 4 साल में। उसके अलावा जो है ना रायमंड रोड की मिसाल आपके पास जो है ना, उसकी ये जल्लो वाले इलाके की मिसाल, आपके फिरोज रोड की मिसालें मौजूद है। इवन के शेखुपुरा वाला जो रोड है इसके शदरे से जो लेफ्ट पे जाता है, वहाँ पे रहमान गार्डन है। रहमान गार्डन बहुत दूर है लाहौर से, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर तकरीबन जो है ना 11-12 लाख रुपये मरला है। अभी जो है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर से ठीक ठाक दूर है, इवन के लाहौर से बाहर ही है, और वो तो अपना गुजरावाला की हदूद लगती है, सॉरी शेखुपुरा की हदूद लगती है। उसके बावजूद जो है उसके रेट्स आपके सामने। तो 3-4-5 साल बाद जो प्राइसेस अप्रिशिएट कर जाती हैं इन इलाकों की, वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो तो नॉर्मल एक जो है ना प्रोसेस है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख्वाब है। तो कल को वही मकान जो आपको 80-90 लाख रुपए का आज पड़ा है, या करोड़ रुपए का आज पड़ा है, ठीक है, वो 2 करोड़ का बिकेगा, 2.5 करोड़ का बिकेगा, हो सकता है 3 करोड़ का भी बिक जाए। उस वक्त जो आपने आज पैसे बचाए हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हुए, जो उसकी फिनिशिंग में, आप कल को वो दोबारा उस पर लगाएं 10-15 लाख रुपए और आप उसको बेचें, वो बिल्कुल नई की कीमत में मिलेगा। आज आपको रेंटल भी उसका ज़्यादा मिलेगा,
और कल को उसकी सेलिंग प्राइस भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये वो इलाके हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि बाकायदा लीज्ड है, जिनके अंदर कोई दो नंबरी का डर नहीं है, आपको कोई कब्जे का डर नहीं है, जहाँ पर आपका मकान अपना मौजूद होगा। कल को अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है, आप जो है ना वो उसके पोर्शन अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आप उसको पोर्शन करके बच्चों को दे सकते हैं। इस हवाले से आपके कोई भी सवालात हो, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से जानना चाहते हो कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन इलाकों में कितने की पड़ेगी, आप जो है उन सोसाइटीज़ के बारे में जानना चाहते हो जिनमें आपको 80-90 लाख रुपए में आप अपना घर बनाने में कामयाब हो सके, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल कर सकते हैं, मैं उनके जवाब दे दूँगा। मेरी वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।